बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज हमने यूनिट नंबर 3 का एक नया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है जी एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक्स। और इस लेक्चर में हम स्पेशली डिवाइड एंड कंकर इसको स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने ये देखा था कि टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होती है और बिग ऑन नोटेशन कैसे यूज होती है। यानी हमने ये देखा था कि किसी भी एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस कैसी है। लेकिन आज हम एक नई इंटरेस्टिंग बात को सीखेंगे कि एल्गोरिदम बनाते कैसे हैं। एक प्रोग्रामर है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटजी कैसे चूज करता है और बड़ी और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली सॉल्व कैसे किया जाता है। इसीलिए आज हम एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक पर बात करेंगे। अगर मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करूँ, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ कि फाइनल एग्जाम आ रहा है, आपके पास कंप्यूटर साइंस का पूरा चैप्टर है, क्या आप पूरा चैप्टर एक ही बार में याद करने की कोशिश करेंगे? कभी भी नहीं। आप क्या करेंगे? आप पहला टॉपिक पढ़ेंगे, उसको याद प्रिपेयर करेंगे, फिर दूसरे की तरफ जाएंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, और इसी तरह से आप जो है वो कंप्लीट करने के बाद आप फिर उसको रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे। यानी आप बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। तो बेटा इसी तरह कंप्यूटर साइंस में भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी और कम्प्लेक्स होती हैं कि उन्हें डायरेक्टली सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। तो प्रोग्रामर्स इस सिचुएशंस में स्मार्ट स्ट्रेटजी को यूज करते हैं, और ये जो स्ट्रेटजीज होती हैं उनको कहते हैं एल्गोरिदम डिजाइन टेक्निक्स। यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्लान्ड और सिस्टमैटिक अप्रोच। तो बेटा आज हम एक ऐसी टेक्निक को पढ़ने जा रहे हैं जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि बड़ी और डिफिकल्ट प्रॉब्लम को देख के घबराना नहीं है, उन्हें छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करना है और हर पार्ट को सॉल्व करना है और फिर तमाम सॉल्यूशंस को कंबाइन करके फाइनल आंसर हासिल करना है। और इस टेक्निक को हम कहते हैं डिवाइड एंड कंकर। तो स्टूडेंट चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बेटा पिछली स्लाइड में हमने ये समझा कि प्रोग्रामिंग में सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम को एफिशिएंट वे में सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कंप्यूटर साइंटिस्ट मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज डेवलप की हैं जिन्हें हम एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक्स कहते हैं। आज की स्लाइड हमें इसी कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन देती है। तो सबसे पहले सवाल पैदा होता है, व्हाट इज एल्गोरिदम डिज़ाइन। बेटा सबसे पहले हम एल्गोरिदम डिज़ाइन वर्ड को समझते हैं। यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक एल्गोरिदम है, दूसरा डिज़ाइन। एल्गोरिदम मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, और डिज़ाइन का मतलब होता है प्लानिंग या स्ट्रेटजी। जब दोनों वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो एल्गोरिदम डिज़ाइन का मतलब होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सूटेबल स्ट्रेटजी तैयार करना। अगर मैं यहाँ एक सिंपल सी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँ, फर्ज करें आपने लाहौर से कराची जाना है। आप सीधा ट्रैवल शुरू नहीं करेंगे, बल्कि पहले प्लानिंग करते हैं कि बस से जाना है या ट्रेन से जाना है या एरोप्लेन से जाना है। हर मेथड आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा लाजमी देगा, लेकिन हर मेथड की स्पीड, उसकी कॉस्ट, उसकी एफिशिएंसी वो मुख्तलिफ है। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर साइंस में भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल वे हो सकते हैं। एल्गोरिदम डिज़ाइन डिसाइड करती है कि बेस्ट अप्रोच कौन सी हो। तो अगर आप स्लाइड पर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एल्गोरिदम डिज़ाइन इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन कंप्यूटर साइंस। क्रूशियल एस्पेक्ट का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा। यानी अगर एल्गोरिदम की डिज़ाइन कमज़ोर हो तो प्रोग्राम स्लो हो सकता है, मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम हो सकती है, लार्ज डाटा हैंडल नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर एल्गोरिदम अच्छा डिज़ाइन किया गया है तो प्रॉब्लम फास्ट चलेगा, लार्ज प्रॉब्लम भी सॉल्व की जा सकती है। बट इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। इमेजिन करें कि दो स्टूडेंट्स को एक ही असाइनमेंट दी जाए, दोनों का आंसर करेक्ट है, लेकिन एक स्टूडेंट ने असाइनमेंट ऑर्गेनाइज तरीके से कंप्लीट की है, दूसरे ने बिना प्लानिंग के। तो हकीकत में पहले स्टूडेंट का जो काम है वो ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा। प्रोग्रामिंग में भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। इट इन्वॉल्व्स creating systematic methods to solve problem efficiency and effectively। तो बेटा सिस्टमेटिक का मतलब होता है ऑर्गेनाइज, प्लान या स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली। यानी कि प्रॉब्लम को रैंडम तरीके से सॉल्व नहीं किया जाता, बल्कि एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है। अगर मैं कुकिंग की एग्जांपल यहाँ पे ऐड करूँ, आपने बिरयानी बनानी है। अगर आप
इंग्रेडिएंट्स रैंडमली ऑर्डर में यूज़ करना शुरू कर दें तो क्या रिजल्ट अच्छा आएगा? कभी भी नहीं। लेकिन अगर प्रॉपर रेसिपी फॉलो करें कि जी सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर करें, मसाला बनाएं, फिर राइस को कुक करें, मिक्स करें, तो आपके पास जो रिजल्ट है वो बेहतर हो सकता है। यानी सिस्टमेटिक अप्रोच है। एफिशिएंट का मतलब है कम रिसोर्स यूज़ करना, और इफेक्टिव का मतलब है कि करेक्ट रिजल्ट को प्रोड्यूस करना। मतलब एक एल्गोरिदम के अंदर ये दोनों क्वालिटी का होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर दो एल्गोरिदम्स हैं, पहला करेक्ट आंसर दे रहा है लेकिन 2 घंटे लेता है, दूसरा करेक्ट आंसर देता है लेकिन 2 सेकंड लेता है, तो यहाँ पे दोनों जो है वो इफेक्टिव है, दोनों मतलब आंसर दे रहे हैं, लेकिन दूसरा ज़्यादा एफिशिएंट है। तो स्लाइड का आखिरी हिस्सा कहता है देयर आर several well-known algorithms, design techniques that help in developing robust algorithms for variety of computational problem. इसका मतलब है कि कंप्यूटर साइंस में सिर्फ एक टेक्निक नहीं होती, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट डिज़ाइन टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। हर टेक्निक्स की अपनी स्ट्रेंथ और अपना पर्पस होता है। अगर मैं यहाँ एक एग्जांपल को ऐड करूँ तो सोचें, फ़र्ज़ करें कि डॉक्टर के पास डिफरेंट डिजीज़ के पेशेंट आते हैं। क्या डॉक्टर हर पेशेंट को एक ही मेडिसिन देता है? बिल्कुल नहीं। हर डिजीज़ के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर साइंस में भी हर प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट डिज़ाइन टेक्निक यूज़ की जाती है। तो बेटा आज हम इन तमाम टेक्निक में से सिर्फ एक टेक्निक पर फोकस कर रहे हैं, और वो है जी डिवाइड एंड कंकर। ये एक बहुत फेमस और पावरफुल डिज़ाइन टेक्निक है जो कि लार्ज प्रॉब्लम्स को मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करती है। तो अगली स्लाइड में हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन और वर्किंग मैकेनिज्म को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्टूडेंट्स, पिछली स्लाइड में हमने एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक्स का कॉन्सेप्ट समझा था। हमने सीखा कि कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं। अब हम उस टेक्निक की तरफ आते हैं जो आज के लेक्चर का मेन टॉपिक है, मतलब डिवाइड एंड कंकर। नाम सुनकर ही हमें टेक्निक का बेसिक आइडिया मिल जाता है। डिवाइड मतलब प्रॉब्लम को डिवाइड करो, तकसीम करो। कंकर हर पार्ट को सोल्व करो, और फिर सब सॉल्यूशंस को कंबाइन करके फाइनल आंसर हासिल कर लो। यानी डिवाइड एंड कंकर का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपको पूरी कॉलेज बिल्डिंग की सफाई करनी है। अगर एक इंसान पूरी बिल्डिंग को एक ही वक्त में क्लीन करने की कोशिश करे तो काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर बिल्डिंग को पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ग्राउंड फ्लोर है जी, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, और हर टीम अपना फ्लोर क्लीन करे, फिर तमाम रिजल्ट्स को कंबाइन किया जाए, तो काम बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। यानी थिंकिंग, सोचना जो है ये डिवाइड एंड कंकर के पीछे है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको डेफिनेशन दिखाऊं तो स्लाइड पर लिखा हुआ है डिवाइड एंड कंकर इज अ पावरफुल एल्गोरिदम डिजाइन टेक्निक दैट वर्क्स बाय ब्रेकिंग अ लार्ज प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट्स। इसका मतलब है कि जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी या कम्प्लेक्स हो तो उसे डायरेक्टली सॉल्व करने की बजाय उसे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया जाता है। छोटी प्रॉब्लम्स को समझना और सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है। फ़र्ज़ करें आपके पास कंप्यूटर साइंस का पूरा चैप्टर है। अगर आप पूरा चैप्टर एक ही बार पढ़ने की कोशिश करें तो मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप चैप्टर के टॉपिक्स में डिवाइड कर दें कि टॉपिक 1 है, टॉपिक 2 है, 3 है, 4 है, और एक एक टॉपिक को प्रिपेयर करें तो पूरा चैप्टर आसानी से तैयार हो जाता है। ये डिवाइड फेज है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है ईच स्मॉलर पार्ट्स इज सॉल्व इंडिपेंडेंटली। जब प्रॉब्लम डिवाइड हो जाती है, हर छोटी छोटी प्रॉब्लम को अलग अलग सॉल्व किया जाता है और सब प्रॉब्लम्स अपने आप में एक कंप्लीट टास्क बन जाती है। मिसाल के तौर पर फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर के जी 50 पेपर हैं। हमने उन 50 पेपर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। मैंने जी 20 पेपर एक टीचर को दे दिए, 20 पेपर एक टीचर को दे दिए, 10 पेपर एक टीचर को दे दिए। अब तीनों टीचर्स अपना अपना काम कर रहे हैं और वो इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। ये नहीं है कि जी वो पहले वाला चेक करके देगा तो मैं चेक करूंगा, ऐसा जो है पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि ईच स्मॉलर पार्ट इज सॉल्व इंडिपेंडेंटली, कि वो अब डिपेंड नहीं कर रहा। तो बेटा नेक्स्ट लिखा हुआ है एंड देन देयर सॉल्यूशंस आर कंबाइंड टू सॉल्व द ओरिजिनल प्रॉब्लम
मतलब सिर्फ सोल्व करना काफ़ी नहीं होता, आखिर में तमाम सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को मिलाकर फाइनल आंसर तैयार किया जाता है। मतलब वही पेपर सबने अपने अपने हल कर लिए हैं और बाद में उनको इकट्ठा करके आप रिजल्ट तैयार कर लेते हैं। इसी की एग्जांपल अगर मैं पजल की बात करूं तो आप पजल वाली गेम खेलते हैं, पहले आपको एक अलग अलग पीसेज मिल रहे होते हैं, फिर आप उन्हें अरेंज करते हैं और आखिर में तमाम पीसेज मिलकर एक पिक्चर बना देते हैं। ये कंबाइंड फेज है। तो बेटा पूरी टेक्निक को हम 3 सिंपल स्टेप्स में याद रख सकते हैं। कि पहला हमारे पास स्टेप है जी डिवाइड, फिर हमारे पास आ जाता है जी कंकर, और फिर उसके बाद आता है कंबाइन। अच्छा बेटा स्लाइड का आखिरी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस अप्रोच इज पार्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर प्रॉब्लम दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर स्मॉलर प्रॉब्लम्स मेकिंग इट इजियर टू फाइंड अ सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। इसका मतलब है कि हर प्रॉब्लम डिवाइड और कंकर के लिए सूटेबल नहीं होती। ये टेक्निक उन प्रॉब्लम्स के लिए बेस्ट काम करती है जहां छोटे पार्ट्स ओरिजिनल प्रॉब्लम की तरह हो और हर पार्ट जो है वो सेम मेथड से सॉल्व किया जा सकता हो। मिसाल के तौर पर सॉर्टिंग प्रॉब्लम एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। अगर 100 नंबर को सॉर्ट करना है तो हम उसको 50-50 में डिवाइड करते हैं, फिर 25-25 में, और फिर और इसको डिवाइड कर सकते हैं। हर लेवल पर सेम सॉर्टिंग प्रोसेस रिपीट होता है, इसलिए सॉर्टिंग एल्गोरिथम में डिवाइड एंड कंकर बहुत इफेक्टिव होती है। तो बेटा डिवाइड एंड कंकर वाली जो टेक्निक है इसको हम बहुत से एल्गोरिथम के अंदर यूज करते हैं, जैसा कि मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बाइनरी सर्च वगैरह के अंदर हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको डिवाइड एंड कंकर की समझ आ गई होगी कि डिवाइड एंड कंकर ये एक टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बड़ी प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फिर उनको सॉल्व करते हैं और बाद में हम उनको आपस में कंबाइन कर लेते हैं। तो बेटा अगली स्लाइड में हम मर्ज सॉर्ट प्रोसेस को देखते हैं प्रैक्टिकल तौर पर और ऑब्जर्व करते हैं कि डिवाइड एंड कंकर टेक्निक्स नंबर को सॉर्ट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप किस तरह से काम कर रहा होता है। तो स्टूडेंट चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बेटा पिछली स्लाइड में हमने डिवाइड एंड कंकर का कॉन्सेप्ट अच्छे अंदाज में पढ़ लिया था। हमने देख लिया कि प्रॉब्लम को डिवाइड करो, फिर उसके पार्ट को सॉल्व करो और सॉल्यूशंस को आपस में कंबाइन करो। लेकिन अब सवाल ये है कि ये टेक्निक असल में काम करती कैसे है। इसी को समझाने के लिए हमें मर्ज सॉर्ट की एग्जांपल यहाँ पे दिखाई जा रही है। मर्ज सॉर्ट कंप्यूटर साइंस का बहुत फेमस सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो डिवाइड और कंकर टेक्निक को यूज करता है। तो बेटा अगर आप सिंपल इसको समझें यहाँ पे तो हमारे पास शुरू में है जी टोटल 4 नंबर, ठीक है जी। पहले आप इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। डिवाइड करने के बाद आपने इनको जो है वो अरेंज भी कर देना। पहले आपने इन 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 4 को आपने 7 और 14 अलग कर दिया और 3 और 12 जो है इसको अलग कर दिया। अब आप इसको जो है वो सॉर्ट कर रहे हैं, मतलब पहले जो है वो 7 पहले आता है तो 7 पहले आ जाएगा, 14 बाद में आता है तो 14 बाद में आ जाएगा, फिर इसी तरह से 3 पहले आता है तो 3 पहले आ गया, 12 ऐसे आ गया। अब आपने मज़ीद इसको सॉर्ट करना है, तो अब आप मज़ीद इसको सॉर्ट करेंगे तो पहले 3 लिख देंगे, मतलब पहले आपने 4 को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, अब ये 2 हिस्से हैं तो दोनों हिस्से हमारे पास जो है वो सॉर्ट होके पड़े हुए हैं। अब इनमें से हमने इनको आपस में कंपेयर करके सॉर्ट करना है, तो 3 पहले आ जाएगा, 7 उसके बाद आ जाएगा, फिर उसके बाद 12 आएगा और लास्ट में आपके पास इसमें 14 आ जाएगा। तो यही हमारे पास जो है ना यहाँ पे मर्ज सॉर्ट की एक एग्जांपल आपकी बुक में डायग्राम की फॉर्म में बना के दिखाई गई है। मैंने आपको सिंपल इसकी रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझाने की कोशिश की है कि अगर आपके पास 100 असाइनमेंट चेक करने का एक प्रोसेस, एक प्रोग्राम है, तो आप उनको पहले 50-50 ग्रुप में डिवाइड करेंगे ताकि आप उसको मैनेज करना आसान हो जाए। बिल्कुल इसी तरह मर्ज सॉर्ट भी काम कर रही है। पहले उसको डिवाइड किया 2 हिस्सों में, उनको अलग अलग किया, फिर उनको सॉल्व करके उनको आपस में कंबाइन कर दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, वो कह रही डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं कि जी बिग ओ नोटेशन हेल्प कंप्यूटर साइंटिस्ट अंडरस्टैंड द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम इन वर्स्ट केस सिनेरियो। अब एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एल्गोरिथम कितनी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है, यानी कितना टाइम लेता है, कितनी मेमोरी यूज़ करता है, ये तमाम चीज़ें एफिशिएंसी को डिटरमाइन करती हैं। और बेटा वर्स्ट केस सिनेरियो से मुराद वो सिचुएशन होती है जहां एल्गोरिथम को सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है, यानी सबसे डिफ़िकल्ट केस, और हम चेक करते हैं कि एल्गोरिथम उस सिचुएशन में कितना टाइम लेता है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें जी मैं क्लास मॉनिटर को एक स्टूडेंट ढूंढने को कहता हूँ। अगर स्टूडेंट पहली सीट पर मिल जाए तो सर्चिंग जो है वो जल्दी कंप्लीट है, लेकिन अगर स्टूडेंट आखिरी सीट पर है तो उसको मॉनिटर करना मतलब पूरी क्लास को देखना पड़ेगा। तो ये जब मैं पूरी क्लास को देख रहा हूँ तो इसको हम कहेंगे
वर्स्ट केस। क्लियर है जी। वो यही कह रहा है कि बिग ओ नोटेशन ये मदद करता है कंप्यूटर साइंटिस्ट की, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके कि कैसे बेहतरीन अंदाज में वर्स्ट केस में आप कैसे जो है वो किसको आप यूज़ करेंगे। अलाउ कि आप अलाउ करें देम टू प्रिडिक्ट हाउ वेल इट विल परफॉर्म एज द साइज ऑफ द इनपुट डाटा इंक्रीज। मतलब शुरू में तो बहुत से एल्गोरिदम फास्ट नजर आते हैं, लेकिन असल टेस्ट तब होता है जब डाटा बहुत ज़्यादा हो जाए। तो बिग ओ हमें बताती है कि इनपुट साइज बढ़ाने पर एल्गोरिदम का बिहेवियर कैसा होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं दो बच्चों को कहूँ कि बेटा आज प्रिंसिपल साहब आए हैं या नहीं आए, तो इसको सारे लोग जो है बता देंगे। अगर मैं कहूँ जी आपने फर्स्ट जो है वो चैप्टर का पहली जो डेफिनेशन है उसको आपने तैयार करके मुझे दिखाना है, बताना है, तो हो सकता है कि उसको सारे लोग जो है तैयार कर लें। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हमने हाफ चैप्टर का टेस्ट लेना है, तो फिर मुझे पता चलेगा कि कौन सा बच्चा ज़्यादा एफिशिएंट है और कौन सा बच्चा ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। तो सेम यही काम है कि मैं दो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को यूज़ करूँ और उनको कोई 10 नंबर को सॉर्ट करो, तो तकरीबन 10 नंबर को तो दोनों सॉर्टिंग एल्गोरिथम अच्छे अंदाज में सॉर्ट कर लेंगे। लेकिन अगर मैं नंबर्स की तादाद बढ़ाऊं तो फिर मुझे पता चलेगा कि कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम ज़्यादा एफिशिएंट है और कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। तो ये बिग ओ भी हमारी इसी तरह से मदद करता है। तो बेटा इसके साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या कवर किया। हमने सबसे पहले पढ़ा कि एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक होती क्या है, उसका ओवरव्यू देखा डिटेल से। फिर उसके बाद हमने पढ़ा डिवाइड एंड कंकर ये क्या है और ये कैसे वर्क कर रहा होता है। फिर हमने एक एग्जाम्पल जो है वो डायग्राम की मदद से एग्जाम्पल को पढ़ा, और लास्ट पर हमने पढ़ा कि हाउ बिग ओनोटेशन रिलेट एल्गोरिथम एफिशिएंसी, कि कैसे वो एफिशिएंसी को जो है वो बेहतर करता है, बिग ओनोटेशन कैसे हमारी मदद करता है। तो फिर भी बेटा किसी को कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।